जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग 8 फरवरी 2024 करेंट अफेयर पढ़ेंगे। दोस्तों ये हमारा एपिसोड 9 है। प्रतिदिन आपको करेंट अफेयर का एक एपिसोड मिलेगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, WHO के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं। ये प्रश्न है कैंसर के मामले से प्रश्न है। दोस्तों कैंसर से प्रश्न है। फेफड़े का कैंसर, महिला स्तन का कैंसर, कोलेक्ट्रल कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फेफड़े का कैंसर। आपको ध्यान रखना, इसको समझते हैं कि ये ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट आखिर है क्या। ये रिपोर्ट है क्या, इस रिपोर्ट को हम पूरी तरह से पहले तो समझते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट किसने पारित किया है, तो ये WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट पारित किया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का दूसरा सबसे कारण कैंसर है। याद रखना, मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण कैंसर है। मतलब कि कैंसर से आदमी ज़्यादा मर रहे हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। WHO की रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट का नाम क्या है, ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट। आगे इस रिपोर्ट में क्या कहा है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि कैंसर में सर्वाधिक मामले, इस कैंसर में भी ये फेफड़े का कैंसर है। फेफड़े का जो कैंसर है ये नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर फेफड़े का कैंसर के कारण मृत्यु हो रहा है। और इसके केस जो है पूरे वर्ल्ड में 12.4% है। 12.4% ऐसे केस हैं जहां पर मृत्यु फेफड़े का कैंसर के कारण होता है। ऐसा इस WHO के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट में कहा गया है। दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो है मृत्यु का कारण क्या है, तो स्तन कैंसर है। स्तन कैंसर से महिलाओं में मृत्यु होती है और ये 11.6% है। स्तन कैंसर के कारण 11.6%। और अभी मैंने बताया फेफड़े के कैंसर के कारण 12.4%। इतना मृत्यु दर्ज किया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार। आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा मौत भी इसी से हो रही है पूरे विश्व में। आज जो इस रिपोर्ट में 90 नंबर पर जो मृत्यु हो रही है पूरे विश्व में, ये सर्वाइकल कैंसर से हो रही है। सर्वाइकल कैंसर से हो रही है पूरे विश्व में 90 नंबर पर मृत्यु। और ये सर्वाइकल कैंसर जो है केवल महिलाओं में होता है, पुरुष में नहीं होता है। और इसका कारण क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। सर्वाइकल कैंसर किसके कारण होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होता है। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों भारत का अभी जो 2024-25 का जो बजट आया है, इसमें इसकी वैक्सीन जो है, इसकी वैक्सीन भारत ने खोजा है सर्वाइकल कैंसर का। सर्वावेक नाम है इसका, सर्वावेक। और इस सर्वावेक को 9 से 14 साल की उम्र की लड़कियों में फ्री कर दिया गया है। क्योंकि ये लड़कियों में ही होता है और 2024-25 के बजट में इसको फ्री किया गया है। आपको बता दें कि स्टडी ऑफ कैंसर जो है, स्टडी ऑफ कैंसर को ओंकोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ कैंसर। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी समझना जरूरी है कि आखिर ये कैंसर होता किस कारण से है। कैंसर होने का कारण क्या है, तो पहला यहाँ पर जो है तंबाकू, यहाँ पर तंबाकू के कारण होता है। दूसरा जो है शराब के कारण भी कैंसर होता है। और तीसरा है मोटापा। ये 3 मुख्य कारण हैं कैंसर होने के। पहला तंबाकू है, दूसरा शराब है और तीसरा मोटापा है। इनके कारण कैंसर होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा प्रश्न इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया WHO ने
ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट जारी किया है 2022 का। इसमें सर्वाधिक मामले जो है फेफड़े के कैंसर में दर्ज किए गए हैं और मृत्यु भी। बी ऑप्शन गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में एडीबी भारत का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? एडीबी भारत, आपको इस बात का समझना है एडीबी भारत क्या है। एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? एडीबी का मुख्यालय मनीला में है। मनीला, मनीला फिलीपींस की राजधानी है, ये भी ध्यान रखना है आपको। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और यहीं पर एडीबी का मुख्यालय है। हमारा प्रश्न है कि एडीबी भारत का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है ताकेओ कोनिशी, मासा तसुगु अस्कावा, मियोओका, डिल्मा वाना रूसेफ। इस प्रश्न का राइट आंसर है मियोओका। ये मियोओका महिला है दोस्तों, ये महिला है और इसी को एडीबी भारत का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। अगर हम एडीबी की बात करें तो एडीबी की स्थापना जो है इसकी 1966 में हुई है। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई है। वर्तमान में इसमें 68 देश है दोस्तों। एडीबी में, एशियन डेवलपमेंट बैंक में 68 देश है। 49 जो है ये एशिया से हैं। एशिया महाद्वीप से 49 देश हैं, जबकि यहाँ पर बाकी जो देश हैं दोस्तों, बाकी 19 जो देश हैं, 19 देश जो हैं ये दूसरे महाद्वीप के हैं। 49 देश मात्र जो एशिया के हैं, बाकी 19 देश दूसरे जो है महाद्वीप के हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अभी इनके डायरेक्टर की बात करेंगे एडीबी के। ये तो हो गया डायरेक्टर जो नियुक्त किया गया है मियोओका को। एडीबी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो एडीबी के जो अध्यक्ष है असाकावा है। आसाकावा, आसाकावा ये अध्यक्ष हैं एडीबी के। और उपाध्यक्ष अशोक लवासा। अशोक लवासा ये क्या हैं? तो ये एडीबी के उपाध्यक्ष और अशोक लवासा है। और आसाकावा क्या है? ये अध्यक्ष है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एनडीबी का भी अध्यक्ष नोट कर लीजिए दोस्तों। एनडीबी, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रोसेफ। डिल्मा रोसेफ, डिल्मा रोसेफ जो है ये एडीबी की अध्यक्ष हैं। और सॉरी एनडीबी की। और एनडीबी की नया मेंबर कौन अभी बना है? एनडीबी में कौन देश शामिल हुआ है? एनडीबी में कौन देश शामिल हुआ है? ये इजिप्ट हुआ है। इजिप्ट हुआ है। इस बात का ध्यान रखना है। हमारा प्रश्न था एडीबी भारत का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मियोओका को नियुक्त किया गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। हमारा प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, हाल ही में लोकसभा में पारित सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 में कितने जुर्माने का प्रावधान किया है? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का उत्तर होगा 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हम इसको समझते हैं दोस्तों कि लोकसभा में अभी ये सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पारित हुआ है। अभी लोकसभा से पारित हुआ है मात्र दोस्तों। अभी राज्यसभा में पारित होगा, राष्ट्रपति साइन करेंगे, उसके बाद ये कानून बन जाएगा। अभी लोकसभा से पारित हुआ है। ये विधेयक क्या है, इसकी गहराई में हम लोग जाते हैं। एक बार आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के नाम से एक बिल पारित हुआ है लोकसभा से। ये एक बिल पारित हुआ है। ये विधेयक क्यों पारित हुआ है आप लोग देखते हैं कि परीक्षा में कहीं ना कहीं धांधली के न्यूज आप अखबार में बराबर पढ़ते हैं। धांधली हो गया, रुपए लेकर के नौकरी दिया, इस प्रकार से न्यूज, या फिर कोई अफसर जो है इतना रुपया मांग रहा है नौकरी के लिए, किसी पोस्ट को देने के लिए। तो ये सब बात इसमें कवर की गई है। इसमें कहा गया है कि नकल पर हम नकेल कसने के लिए विधेयक लाया जा रहा है। नकल पर नकेल कसने के लिए
नकेल कसने के लिए, नकल पर नकेल कसेंगे। अर्थात ये हुआ दोस्तों, इसमें कहा गया है कि नकल करवाना उत्तर पुस्तिका के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है, अगर कोई नकल करवाता है अधिकारी या फिर उत्तर पुस्तिका के साथ अगर छेड़छाड़ करता है, तो ऐसे अपराधियों को ऐसे जो है ना अफसर को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा दोस्तों। और ये नॉन बेलेबल क्राइम है, इसमें जमानत का प्रावधान नहीं होगा, याद रखना। अगर कोई अफसर ऐसे पकड़े जाते हैं, बराबर पकड़े ही जाते हैं, ठीक है, ये न्यूज़पेपर में आता ही है दोस्तों, ये गैर जमानती अपराध होगा। इसमें अगर अपराधी अधिकारी है, अधिकारी तो होते ही हैं इसमें सम्मिलित, तो ये अधिकारी पर क्या होगा दोस्तों, कार्रवाई होगा। किस प्रकार का कार्रवाई होगा, एक तो क्रिमिनल ऑफेंस बनेगा, यहाँ पर क्रिमिनल ऑफेंस बनेगा। इसके तहत इनको क्या किया जाएगा, तो 5 साल की सजा पहले तो हो जाएगी, 5 से 10 साल की सजा का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। दूसरी बात, इनको जो है वित्तीय रूप से हर्जाना भी इनको देना पड़ेगा, और ये हर्जाना 1 करोड़ रुपया होगा। तो अगर कोई अधिकारी नकल करवाता है या क्वेश्चन पेपर को लीक करता है किसी भी रूप में, तो उनको जो है 5 से 10 साल की सजा होगी, पहली बात, और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी साथ में होने वाला है। ऐसा इस बिल में कहा गया है। अभी ये अधिनियम नहीं बना है, जब ये राज्यसभा से पारित हो जाएगा, राष्ट्रपति साइन कर देंगे, उसके बाद विधेयक होगा। हमारा प्रश्न केवल इतना ही था दोस्तों कि लोकसभा में पारित सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 में कितने जुर्माने का प्रावधान है, 1 करोड़ रुपए का। अगर सजा का कहा था, कितना सजा का प्रावधान है, तो 5 से 10 साल की सजा। और ये नॉन बेवेबल क्राइम है, गैर जमानती अपराध है, अर्थात ये गैर जमानती अपराध है दोस्तों। अर्थात ये है कि इसमें जो है अधिकारी को कोई बेल नहीं मिलेगा। बेल करवा के जो छूट जाते हैं ना अधिकारी, तो बेल नहीं मिलेगा इसमें, याद रखना, ये ऐसा कहा गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न 4 है, हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। यह ऐतिहासिक कानून होगा, इसलिए ऐतिहासिक यहाँ पर सब लिखा गया है दोस्तों। उत्तराखंड है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। ये उत्तराखंड ने ऐसा बिल पारित किया है। ये नागरिक संहिता यूसीसी कई महीनों से ये चर्चा में चला आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर आपको इस बात का समझना है कि अभी यूसीसी जो है किस स्टेट में लागू है, तो गोवा में लागू है। परंतु ये गोवा में जो यूसीसी लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता ये जो लागू है दोस्तों गोवा में, ये कोई वहाँ की सरकार वहाँ की जो है विधानसभा से पारित कानून नहीं हुआ है, बल्कि ये पुर्तगाली लगा के गए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड वहाँ पर जो है ये पुर्तगालियों ने ही लगाया है। पुर्तगाली वहाँ पर शासन करते थे, आपको पता होगा। पुर्तगालियों से हमने छीना है गोवा को, हमने अपना गोवा को आज़ाद करवाया है, इस बात को समझना है आपको। तो ये इसीलिए ये प्रथम हो गया, जो विधेयक पारित करने वाला ये उत्तराखंड राज्य है, प्रथम हो गया जिसने विधेयक पारित किया है। क्वेश्चन में यही है, हमारे संविधान में क्या ये जो है समान नागरिक संहिता यूसीसी की बात है, तो है दोस्तों। आर्टिकल 44 हमारा कहता है, जो डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसमें ऐसा कहा गया है दोस्तों कि आर्टिकल 74 जो है समान नागरिक संहिता लागू हो सकता है भारत में, राज्य अगर चाहे तो लागू करवा सकता है, ये जबरदस्ती नहीं है दोस्तों। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान जबरदस्ती वाला नहीं है,
ऐसा लिखा गया कि कोई राज्य अगर अपनी इच्छा अनुसार चाहता है तो कानून बनाकर आर्टिकल 44 लागू करवा सकता है, ऐसा लिखा गया है। और यही काम उत्तराखंड सरकार ने अभी कर दिया है। ऐसा उत्तराखंड सरकार के पुष्कर धामी यहाँ के सीएम है, आपको ध्यान रखना है। पहली बात, पुष्कर धामी जी यहाँ के सीएम हैं उत्तराखंड के। और ऐसा इन्होंने क्यों किया है, इस बिल को लाने की क्यों जरूरत पड़ी है? तो चुनाव दोस्तों, जब चुनाव हो रहा था उत्तराखंड में, उसी समय इन्होंने अपने चुनाव मैनिफेस्टो में ऐसा कह दिया था कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम यूसीसी लागू करेंगे उत्तराखंड में। और इसीलिए अब ये कर रहे हैं। 6 फरवरी 2024 को बिल रखा गया विधानसभा में और 7 फरवरी 2024 को ये पारित भी हो गया है। परंतु अभी कानून नहीं बना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कानून कब बनेगा? जब राज्यपाल साइन करेंगे, उसके बाद ये कानून बन जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों यूसीसी जो है, यूसीसी के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए यूसीसी को थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसमें केवल जो है सिविल मामले होंगे। ये सिविल मामलों के लिए होगा, क्योंकि आईपीसी क्राइम के लिए तो पूरे देश में एक ही कानून है। सीआरपीसी, आरपीसी, आईसीसी, आईपीसी, ये सब कानून है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, ये केवल सिविल मामलों के लिए होगा। अब सिविल मामले कौन से होंगे, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो पर्सनल लॉ से संबंधित जो है, पर्सनल लॉ से संबंधित कानून जो है, जैसे कि तलाक हो गया, उसके बाद इसमें जो है गोद लेना हो गया, जिसका कोई औलाद नहीं हो गोद लेते हैं, ठीक है। विरासत से संबंधित मैटर हो गए। ये सभी कानून के लिए एक ही कानून बनेगा। अभी तक क्या होता था दोस्तों, इंडिया में अलग अलग धर्म के, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सभी के लिए विवाह का अलग कानून है। उसके बाद इनके जो संपत्ति का बंटवारा है, पिता के संपत्ति का बंटवारा भी अलग अलग कानून के हिसाब से होता है। लेकिन इस कानून के बन जाने के बाद, अभी बना नहीं है दोस्तों, कानून के बन जाने के बाद चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी पर एक ही लागू हो जाएगा। ये कानून सब पर लागू हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। इसमें एलजीबीटी पर यह कानून नहीं होगा लागू दोस्तों। एलजीबीटी, इस बात का भी ध्यान रखना है। एलजीबीटी क्या है? तो लड़का और लड़का शादी कर सकते हैं और लड़की लड़की शादी कर सकते हैं, उस पर कानून नहीं होगा। क्योंकि ये आगे चल करके जो बच्चों पर कहीं ना कहीं ये कानून लागू होगा, बच्चों पर। और बच्चे कब पैदा होंगे? जब लड़का लड़की का शादी होगा, तभी बच्चे पैदा होने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखना है। एलजीबीटी लेस्बियन जो है ना, उन पर ये लागू नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। 23 मार्च 2022, एक डेट याद रखना है आपको, 23 मार्च 2022 ये वो दिन है जिस दिन यूसीसी लागू करने का निर्णय लिया गया था उत्तराखंड में। और यूसीसी बनाने वाली जो ड्राफ्ट कमेटी है, अगर उसका चेयरमैन पूछ दे कौन है, तो ये जस्टिस रंजना देसाई है। जस्टिस रंजना देसाई, ये यहाँ पर जो कानून बन रहा है, लागू होने वाला है, अभी लागू नहीं हुआ है यूसीसी, उसकी ड्राफ्ट कमेटी किसने तैयार किया है? तो ये इसके अध्यक्ष है रंजना देसाई। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये सब धर्मों पे लागू हो जाएगा दोस्तों। इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि अब तक जो है बहुविवाह भी होता था, कहीं ना कहीं बाल विवाह भी, कहीं ना कहीं छिटपुट घटनाएं देश में देखने को मिल जाता है। परंतु इसके बाद बहुविवाह नहीं होगा। एक पत्नी रखिए, दूसरा नहीं रख सकते हैं। पहला से तलाक लेने के बाद दूसरा विवाह होगा। ये सब बात यहाँ पर लिखा गया। निकाह हलाला जो है, निकाह हलाला को बैन कर दिया गया है यहाँ पर पूरी तरह से। मुस्लिम रिवाज जो है, निकाह हलाला को बैन कर दिया गया है। बहु विवाह को भी यहाँ पर बैन कर दिया, इस बात को आपको समझना है।
एक यहाँ पर बात और कही गई है कि नाजायज रिश्तों से अगर जन्म लेता है या लड़का या लड़की, अगर नाजायज रिश्ता से जन्म लेता है कोई औलाद, तो उस पर भी संपत्ति का अधिकार उसको भी मिलेगा माता पिता में। ये बात यहाँ पर कहा गया है कि माता पिता पर, उसको अगर पेट में कोई बच्चा है गर्भस्थ में, उस पर भी ये जो है माता पिता जो है उसको भी संपत्ति में अधिकार मिलेगा। संपत्ति में अधिकार मिलेगा तो कहीं ना कहीं एक बात अच्छी है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर कहा गया है कि लिव इन रिलेशनशिप के बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। आपको पता होगा लिव इन रिलेशनशिप क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया है कि अगर कोई लड़का जिसकी उम्र 21 साल है और लड़की जिसकी उम्र 18 साल है, अगर अपनी इच्छा से बिना विवाह किए एक साथ रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। इस विधेयक में कहा गया है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में भी कोई रह रहे हैं, दो लड़का और लड़की, उनको भी पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उनको भी पंजीकरण लिव इन रिलेशनशिप के 1 महीना के अंदर, 1 महीना के अंदर इनको पंजीकरण करना अनिवार्य है। अगर वो नहीं करते हैं ऐसा पंजीकरण, इसमें ऐसा लिखा गया है कि अगर पंजीकरण नहीं करते हैं तो 3 माह का जेल भी होगा, इनको 3 माह का जेल होगा। और पंजीकरण के लिए माता पिता का जो है अनुमति जरूरी है। ऐसा कोई दस्तावेज आपको पेश करना पड़ेगा जिससे माता पिता राजी हैं इस चीज़ के लिए। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पर कही गई है, साफ कही गई है कि खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो नमाज पढ़ रहे हैं, जो रोज़ा रख रहे हैं, या फिर जो मंदिर में पूजा कर रहे हैं, जो क्रिश्चियन हैं, सब पर वही करते रहें। विवाह जो है वही कराएंगे। मुसलमान में जो है मौलवी करवाएंगे, और हिंदू में जो है हिंदू में पुजारी करवाएंगे। ये सब में चेंज नहीं होगा। केवल जो बात यहाँ पर कही गई है कि एक बात और कही गई है दोस्तों, इस विधेयक में एक बात और कही गई है कि विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा। विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा। अनिवार्य मतलब आपको विवाह करके पंजीकरण करवाना ही है, नहीं तो कि कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा इस विधेयक में स्पष्ट बात कहा गया है। इस बात का ध्यान रखना है। हमारा आर्टिकल 25 जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता से संबंधित है, इस बात का ध्यान रखना है। और इस विधेयक का इसी चलते जो है कुछ जो है कि आर्टिकल 25 का हनन है कहीं ना कहीं, ऐसा कहा गया है, ऐसा जनता कह रही है। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। पूरा विधेयक मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको विधेयक ये कैसा लगा, ये बात ज़रूर बताना। क्वेश्चन सिर्फ हमारा इतना था दोस्तों कि ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, तो उत्तराखंड बन गया है। गोवा नहीं मानना है, गोवा में कोई ऐसा विधेयक पारित नहीं हुआ है। ये पुर्तगालियों की देन है, जो वहाँ पर यूसीसी अभी भी लागू है, और वही लागू करके गए थे। कोई कानून नहीं है, बिना कानून के वहाँ चल रहा है दोस्तों। आर्टिकल 44 लागू है। आर्टिकल 45 जो है यूसीसी से संबंधित है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। चलते हैं प्रश्न नंबर, ये हो गया दोस्तों 5 प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां नंबर हमारा प्रश्न है, हाल ही में एफएओ और डब्ल्यूएचओ की मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है। देखिए, कोडेक्स समिति सूरत में हुआ है, गुवाहाटी में हुआ है, कोच्चि में हुआ है, या फिर मुंबई में हुआ है। कोच्चि में हुआ है दोस्तों। केरल को मसालों की रानी कहा जाता है, आप जानते हैं। ये कोडेक्स समिति है, ये समिति का नाम है दोस्तों। कोडेक्स जो है ये समिति का नाम है। ये किसकी समिति है, तो एफएओ और डब्ल्यूएचओ की समिति है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी ये एफएओ और डब्ल्यूएचओ की ये समिति, कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कोच्चि केरल में आयोजित हुआ है दोस्तों। ये कोडेक्स समिति की ऐसी बैठक कब से हो रही है,
तो ये 2013 से हो रही है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये 2013 से हो रही है। WHO की बात करेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आपको ध्यान होना चाहिए जेनेवा में है। जेनेवा में हेडक्वार्टर, जेनेवा स्विट्जरलैंड। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी इसकी, WHO की। और FAO की बात करेंगे तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? रोम में है, रोम में है। रोम इटली की राजधानी है। इस बात का ध्यान रखना है। इसमें कितने देश भाग ले रहे हैं दोस्तों? इस बैठक में जो कोच्चि में आयोजित हो रहा है, 31 देश भाग लेंगे। कहीं ना कहीं ये जो है मसालों और जड़ी बूटी को समिति है, ये मसाले से संबंधित इनका जो है ये समिति आयोजित होगा, ये बैठक होगी मसालों से संबंधित, और ये कोच्चि में आयोजित होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न 6 है, हाल ही में विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? UGC, नीति आयोग, NCERT, शिक्षा मंत्रालय। दोस्तों ये शिक्षा मंत्रालय ने पारित किया है विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम। हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान है। और इन्होंने ही ये विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है। ये जो विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें ऐसा कहा गया है दोस्तों कि क्वालिटी एजुकेशन की देने की बात की गई है यहाँ पर, और हायर एजुकेशन की बात की गई है। इसके लिए क्वालिटी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के लिए जो गरीब कहीं ना कहीं मेधावी छात्र होते हैं, तेज तर्रार स्टूडेंट होते हैं, वो पैसा के कारण जो है पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, पैसा की कमी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो इनका कहना है कि इसमें जो है ये छात्रवृत्ति देंगे। जो तेज स्टूडेंट हैं उनको छात्रवृत्ति दे करके और जो है उनको पढ़ने का मौका दिया जाएगा, आगे आने का मौका दिया जाएगा। कहीं ना कहीं छात्रवृत्ति देंगे, हायर एजुकेशन वो हासिल कर सके, इस बात को हमें समझना है। तो ये शिक्षा मंत्रालय संबंधित है। हमारे संविधान में दोस्तों आर्टिकल 21A जो है ये राइट टू एजुकेशन से संबंधित है। शिक्षा को मूलभूत अधिकार बना दिया गया है, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा हासिल करने का अधिकार है, हमारा 21A आर्टिकल कहता है। और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट कब बना? ये 2009 में, 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अभी नया शिक्षा नीति लागू हुआ है, क्वेश्चन आ सकता है 5+3+3+4, 5+3+3+4, ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों इसी मॉडल पर। और ये किसकी सिफारिश पर बना है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश पर बना है? तो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। याद रखना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है दोस्तों, ताकि सभी का फ़ायदा हो। और कमेंट करना है वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट सेक्शन ऑन है दोस्तों, ऑन, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो ये वुड डिस्पैच को कहा जाता है दोस्तों, वुड डिस्पैच को जो है आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये वुड डिस्पैच कब पारित हुआ था? तो ये 1854 में डलहौजी के शासनकाल में ये पारित हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखना है। हमारा प्रश्न इतना ही था दोस्तों कि विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो शिक्षा मंत्रालय सही होगा, A गलत, B गलत और C गलत है।
चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। हाल ही में देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जिगर थंडा टनल का नाम है जिगर थंडा S2 का विकास किसने किया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी बेंगलुरु। ये आईआईटी कानपुर ने किया है दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये जिगर थंडा S2 ये टनल है। इस टनल का विकास कौन कर रहा है, कौन बना रहा है? ये तो आईआईटी कानपुर बना रहा है। इस बात को आपको समझना है। ये देश की जो है पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल होगी, पहली होगी। ये एक सुरंग है, आईआईटी कानपुर बना रहा है। इस बात को समझना है दोस्तों। यहाँ पर मैक संख्या से क्वेश्चन बन सकता है। आप देखते हैं 1 से 5 मैक की जो स्पीड होती है ना, उसको क्या कहते हैं? सुपरसोनिक कहते हैं। सुपरसोनिक कहते हैं। जो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल है ये सुपरसोनिक का ही उदाहरण है, 1 से 5 मैक की स्पीड के बीच में। अगर हवा की स्पीड पूछ ले कि हवा की स्पीड कितनी होती है, तो ये 1 मैक होती है। और 1 मैक से कम अगर स्पीड होगी तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको सबसोनिक कहा जाता है। 1 मैक से कम स्पीड सबसोनिक, 1 मैक हवा की स्पीड होती है, और 5 मैक से अधिक को हाइपरसोनिक कहा जाता है। 5 मैक से अधिक को हाइपरसोनिक कहा जाता है, हाइपरसोनिक। और ये हाइपरसोनिक ही यहाँ पर शब्द यूज हुआ है। ये टनल है जो हाइपरसोनिक जो वेलोसिटी है उसको भी ये थाम सकता है, इसको कुछ नहीं होगा। इसका नाम है जिगर थंडा S2। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा दोस्तों? ये जिगर थंडा S2 टनल में क्या होगा? तो यहाँ पर रॉकेट और मिसाइल का परीक्षण होगा। रॉकेट और मिसाइल का इसमें परीक्षण होगा। रॉकेट मिसाइल का परीक्षण होगा। इस बात को ध्यान रखना है आपको। अभी सिलक्यारा सुरंग आपको चर्चा में रहा था। सिलक्यारा सुरंग याद रखना है। सिलक्यारा सुरंग कहाँ है? उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में। 41 मजदूर फंसे थे हमारे, 41 मजदूर फंसे थे, वही सिलक्यारा सुरंग है उत्तरकाशी जिला में, उत्तराखंड के। इस बात का भी ध्यान रखना है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। चलते हैं प्रश्न 8 की ओर। प्रश्न 8 है, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारत में क्वालिफायर मैच होगा। कहाँ पर ये मैच होगा? कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोची। ये दोस्तों हैदराबाद में होगा। हैदराबाद में होगा। ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? फीफा वर्ल्ड कप आपको पता है यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। यूएसए, कनाडा और मेक्सिको, ये तीनों देश जो है मिल करके आयोजन करना है 2026 का फुटबॉल फीफा। ये दोस्तों जो प्रतियोगिता हो रही है, ये क्वालिफायर प्रतियोगिता ये हैदराबाद में पहली बार हो रही है। भारत में पहली बार ये हो रही है भारत में। और भारत वर्सेस कुवैत के बीच मैच होगा। ये इंडिया वर्सेस कुवैत, इंडिया वर्सेस कुवैत के बीच यहाँ पर मैच होगा। इस बात का ध्यान रखना है। और इसमें 48 टीम भाग लेगी। 48 टीम इसमें भाग लेगी, 48 टीम। और पहली बार भारत में हो रहा है दोस्तों, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये भारत में क्वालिफायर मैच कहाँ हो रहा है? तो ये हैदराबाद इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न 9 है, हाल ही में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? बाउंस ऑफ जॉय पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। ये राजस्थान सरकार ने किया है दोस्तों। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने ये बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम प्रारंभ किया है। क्यों किया है? ऐसा इनका कहना है कि स्टूडेंट जो है केवल उसको स्टडी नहीं चाहिए, स्टडी के साथ क्या चाहिए? तो खेल कूद में भी उसको आनंद आना चाहिए, खेल कूद में भी आगे आना चाहिए स्टूडेंट।
उसके लिए पहल है, ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके अंदर क्या किया जाएगा, तो जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं दोस्तों, पीटी टीचर जो होते हैं, इनको प्रशिक्षण देगी सरकार, इनको ट्रेनिंग देगी, और कहीं ना कहीं ऐसा इनको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से स्टूडेंट में जो है खेल की भावना को बढ़ाया जाए। खेल की भावना को स्टूडेंट में बढ़ाना लक्ष्य है इनका। और इसके लिए जो है इनको मदद कौन कर रहा है, तो स्टेयर फाउंडेशन मदद कर रहा है। याद रखना, स्टेयर फाउंडेशन इस कार्यक्रम के लिए राजस्थान सरकार को मदद कर रहा है। राजस्थान के राज्यपाल आपको ध्यान रखना है कौन है, तो ये कलराज मिश्र है। कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। और आपको जो है अभी भारत के जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो दोस्तों हैं, जगदीप धनखड़, यहीं से राजस्थान से, ये झुंझुनू जिला से, इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर, और हमारे क्लास का ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 के तहत 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किसने की है, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर गोवा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो सीएम हैं एकनाथ शिंदे, इन्होंने ऐसा घोषणा किया है दोस्तों। इसमें क्या होगा कि 65 साल से जो अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं, 65 साल से अधिक एज के जो व्यक्ति हैं 65 प्लस, उनको क्या देगी सरकार, 3,000 रुपये जो है सहायता मुआवजा देगी। और ऐसे व्यक्ति कितने हैं महाराष्ट्र में, तो 15 लाख है। कुल मिलाकर के ये 15 लाख व्यक्तियों को 3-3 हज़ार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। ये वयोवृद्ध योजना है, उनके जो है भरण पोषण के लिए हैं। कहीं ना कहीं वृद्ध हो जाने के बाद वो कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनका गुजारा भत्ता हम कह सकते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के जो सीएम है एकनाथ शिंदे हैं, और जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है। कुछ योजना से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। योजना से संबंधित क्वेश्चन जब आया है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किसने शुरू किया है, यूपी ने। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना यूपी ने शुरू किया है। और मुख्यमंत्री सबल योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। सबल हिमाचल प्रदेश। और कन्या सुमंगला किसने किया है, तो ये यूपी ने किया है। उसके बाद मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, एक और कार्यक्रम है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, ये किसने शुरू किया है, तो ये एमपी ने किया है। उसके बाद शासन लागू दारी पहल, ये भी महाराष्ट्र ने किया है। शासन लागू दारी पहल, शासन आपके द्वार योजना हिंदी में हम कहेंगे, ये भी महाराष्ट्र ने किया है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। हमारा प्रश्न सिर्फ इतना था कि ये मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 कहाँ लागू हुआ है, तो ये महाराष्ट्र में लागू हुआ है दोस्तों। वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपको 3 काम करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और कमेंट करना है ताकि सभी का फ़ायदा हो। आप शेयर कीजिएगा, सभी का फ़ायदा होगा। कहीं ना कहीं जो शिक्षा से वंचित हैं, जो भी व्यक्ति, उनके पास भी जो ये वीडियो पहुँचे, ताकि उनका फ़ायदा हो दोस्तों। वीडियो बनाने का यही मकसद है, जो है गरीब से गरीब व्यक्ति तक वीडियो पहुँचे और उनको शिक्षा मिले। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू दोस्तों।